हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज तान्या। गर्ल्स, अगर आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराने का सोच रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपके बालों पे क्या सूट करेगा, तो मैं आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और ही वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी एक वीडियो में देने वाली हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिबॉन्डिंग देखिए, रिबॉन्डिंग में क्या होता है। रिबॉन्डिंग में आपके बालों का एक छोटा सा स्ट्रेन लेकर, इतना स्ट्रेन लेकर उस पर 10 से 12 बार से भी ज़्यादा आयनिंग किया जाता है, उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाता है, बिल्कुल पिन स्ट्रेट करते हैं रीबॉन्डिंग में। और उसके बाद उस पर केमिकल लगाया जाता है, केमिकल प्रोसेस किया जाता है और आपके बालों का जो नेचुरल बॉन्ड है उसे ब्रेक करके स्ट्रेट बॉन्ड में उसको लॉक कर दिया जाता है। तो रिबॉन्डिंग के बाद जो हमारे हेयर्स दिखते हैं वो बिल्कुल पिन स्ट्रेट दिखते हैं, बाउंस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। तो रिबॉन्डिंग के बाद हमारे हेयर्स जो हैं नेचुरल नहीं दिखते हैं, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल जैसा दिखता है, कि जो शाइन बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट दिखते हैं, पिन स्ट्रेट। इसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो आर्टिफिशियल लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मूथनिंग की। स्मूथनिंग में क्या होता है, देखिए, स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में जो केमिकल यूज़ होता है बस सेम यूज़ होता है। बस मेन डिफरेंस इसमें क्या है, इसका जो छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, कि जब हम स्मूथनिंग कराते हैं तो जब आयनिंग किया जाता है स्मूथनिंग में, तो जैसे बहुत ज़्यादा खींच खींच के हमारे बालों को आयनिंग नहीं किया जाता है। छोटे छोटे स्ट्रेन लेकर उसमें 1 से 2 बार हमारे आयनिंग की जाती है, जिससे हमारे जो बाल हैं वो नेचुरली स्ट्रेट लगते हैं, एक आर्टिफिशियल लुक नहीं रहता है स्मूथनिंग में। तो जब हम स्मूथनिंग कराते हैं तो आर्टिफिशियल लुक नहीं लगता है, जो बाल हैं वो नेचुरल स्ट्रेट लगते हैं। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग। केराटिन में क्या होता है, केराटिन कोई स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है। केराटिन में हमारे बालों में एक प्रोटीन होता है केराटिन, उसको इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली। जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बार बार केमिकल यूज़ करके, या फिर बहुत ज़्यादा उनका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो हम केराटिन कराते हैं। क्योंकि केराटिन में क्या होता है, जब हम प्रोटीन इंजेक्ट करवाते हैं तो हमारे बाल जो है स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं, इसकी वजह से वो स्ट्रेट दिखाई देते हैं। बेसिकली ये कोई स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है वैसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके हेयर टाइप की। देखिए, अगर आपके बाल वर्जिन है, आपने आज तक कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया अपने हेयर्स पे, और आपके बाल जो हैं थिक हैं, तो आप डेफिनेटली रिबॉन्डिंग करा सकते हैं, क्योंकि रिबॉन्डिंग में डैमेज ज़्यादा होता है। रिबॉन्डिंग में आपके बालों को खींच खींच के जब स्ट्रेट किया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बाल जो हैं वीक हो जाते हैं स्कैल्प पे से, क्योंकि जब हम बार बार अपने बालों को खींचेंगे और बहुत ज़्यादा आयनिंग करेंगे तो उससे वो डैमेज हो जाते हैं। बट अगर आपके बाल वर्जिन है तो आप एक बार ये रिबॉन्डिंग करा सकते हैं। ठीक है, रिबॉन्डिंग कराने के बाद आपके बाल पे जो शाइन आएगी वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर आपके बाल काफ़ी अच्छे हैं, थिक हैं और वर्जिन हेयर हैं आप, तो आप डेफिनेटली रिबॉन्डिंग करा सकते हैं। बात आई अब स्मूथनिंग की। देखिए, अब अगर आपने कई बार रिबॉन्डिंग करा लिया है, आपके बाल थोड़े वीक हो गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप स्मूथनिंग कराइए, क्योंकि स्मूथनिंग में इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है हेयर्स को। केमिकल सेम यूज़ होता है, बट जो मेन चीज़ जो होती है वो आयनिंग होती है। आयनिंग जब खींच खींच के करते हैं तो उसमें बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं स्कैल्प पे से, इसलिए जो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है रिबॉन्डिंग के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्मूथनिंग कराइए रादर देन रिबॉन्डिंग, क्योंकि रिबॉन्डिंग में जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बार बार आप रिबॉन्डिंग कराएंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो स्कैल्प पे से वीक होते चले जाएंगे, साथ में वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे मोटे स्कैल्प इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत बार रिबॉन्डिंग करा चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्मूथनिंग कराइए। ठीक है, केराटिन। अब केराटिन में क्या है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं केमिकल ट्रीटमेंट करा के, कलरिंग करा के, तो उस केस में आपके बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप केराटिन ट्रीटमेंट लीजिए, इससे आपके बाल थोड़े हेल्दी दिखेंगे और साथ में स्मूथ भी दिखेंगे। ठीक है, उनका जो डैमेज है वो रिपेयर होगा उससे। तो ये होता है डिफरेंस। जो प्राइस होता है वो रिबॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है प्राइस में, 500 से 1000 तक आपका अंतर मिल सकता है स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग में, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और आ गया केराटिन। केराटिन जो है सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट है ये,
ठीक है, केराटिन जो होता है सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके, अगर आपने रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराया है तो ये कितने टाइम तक रहेगा। देखिए, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराने के बाद कोई कहता है कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या 1.5 साल भी ये चल जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। अगर आपका हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जगह आपका हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और आपका जो नेचुरल हेयर्स हैं वो वेवी और करली हैं, अगर वेवी और करली हेयर्स हैं और आपके हेयर ग्रोथ अच्छा है तो वो बहुत कम टाइम के लिए आपके रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग रहेगी। देखिए, अब आप एक बात समझ लीजिए, जब हम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराते हैं तो जो बाल हम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करा चुके हैं, जिन पे ये केमिकल ट्रीटेड हो चुके हैं हेयर्स, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जब तक आप इन्हें कट नहीं करते तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। बट जो हमारा नेचुरल ग्रोथ है, या तो जैसे वो अगर करली है तो करली आएगा, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो जैसे ही नेचुरल ग्रोथ जो हमारा होगा वो वैसा ही हेयर होगा जो हमारे नेचुरली हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रोथ पे, कितना आपका हेयर ग्रोथ है। जैसे कि मेरा हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा करली हैं और हेयर ग्रोथ भी ठीक है, तो जो मैंने स्मूथनिंग कराई, आज 5 मंथ हो चुके हैं, बट सेकेंड मंथ में ही मुझे अपने हेयर्स दिखने लगे थे। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये जो न्यू ग्रोथ है ये हमारी करली आ रही है, बट ये जो मैंने कराए हैं स्मूथनिंग, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे जब तक मैं इसको कट नहीं कर लेती। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके हेयर ग्रोथ पर। अगर आपके बाल सिल्की हैं, स्मूथ हैं और स्ट्रेट हैं पहले से ही, तो आपके बाल जो हैं 1-1.5 साल तक भी ऐसे ही दिखेंगे। वो जब न्यू ग्रोथ होगी वो मिक्स हो जाएगी रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग वाले हेयर्स में, तो इतना पता नहीं चलेगा। बट इन केस आपके बाल करली हैं, बहुत ज़्यादा वेवी हैं, तो वो दिखेंगे और वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये तो हो गया कितना एज रहता है। बाकी अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कराते हैं तो आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जिस ब्रांड का आपने स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग कराया है, कुछ भी कराया है, तो उसी ब्रांड का आप प्रोडक्ट यूज़ करें। सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पूज़ और कंडीशनर्स का यूज़ करें, क्योंकि होता क्या है, जब हम सल्फेट यूज़ करते हैं अपने शैम्पूज़ में, तो एक तो हमारे जो केमिकल, हमारे ट्रीटेड हेयर है, इन पे केमिकल जो लगा हुआ है वो हटने का डर रहता है, और हमारे जो बॉन्ड है जो ब्रेक करके हमने ब्रेक करके जो हमने स्ट्रेट करवाए हैं उनको भी, हाँ, वो भी ख़राब हो सकते हैं बाल। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पूज़ का ही यूज़ करें। और एक चीज़ और, जब आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करा के आते हैं तो आपको 1 मंथ तक कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है। आपको 1 मंथ के बाद ही अपने बालों को ऑयलिंग करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है और आपके बालों पे क्या सही रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।